दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज एक नए टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, यानी कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या क्या आने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का ही एक अपरूप होता है हीरा, जिसे आप डायमंड नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों की भी चर्चा किया जाएगा। तो ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा होगा। और एक चीज और आपने नहीं सुना होगा, फुलेरीन। सुना है कि नहीं? सुना है ना? तो अगर नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे पहली बार, ठीक है। तो ये भी कार्बन का एक अपरूप होता है, फुलेरीन। उसके बाद मुझे लगा यार कुछ एडिशनल टॉपिक आपको देना चाहिए, और इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो उस यौगिक में जो नाम आता है, जैसे मेथेन, मेथेन भी कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ल्यूसाइड का नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा, सीएफसी गैस जो ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, फ्रिज से निकलती है यार, पता है ना। अगला है मस्टर्ड गैस है, लड़ाई वगैरह में फिर मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अश्रु गैस हो गया, टीयर गैस, ठीक है। जब कभी कोई बहुत ज्यादा वायलेंस होता है तो आपने देखा होगा कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो वो अश्रु गैस है। क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से फार्मिक एसिड है, चींटियों में निकालती हैं, ठीक है। उसके बाद एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक है, एस्पिरिन है, आरडीएक्स है। इन सभी पॉइंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे लगता है कि 28वां लेक्चर आज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है। मुझे नहीं पता कि आप क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि आप उसे डाउनलोड करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से चीजें दी हुई है, तो आपको तैयारी करने में और भी ज्यादा आराम होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कार्बन के बारे में। बहुत हिसाब किताब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन क्या है, एक तरह का अधात्विक तत्व है। क्या है? एक तरह का अधात्विक तत्व, यानी नॉन मेटल में आता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी समूह में 14वें समूह में आता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो आपके आवर्त 2 में स्थित है, ठीक है। 14 और 2 में स्थित है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन आता है किस नंबर पे? 6वें नंबर पे कार्बन आता है। तो दोस्तों याद रखेगा, इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो आप सभी को पता होगा कि कार्बन के नाभिक में कौन कौन रहता है? कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन तो भाई उदासीन है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी इसके बराबर होता है। तो याद रखिए, यहां प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो भी कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन 6 इस तरीके से नहीं होंगे। 6 कैसे होंगे? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक प्रक्रिया है जो आपको पढ़ाया जा चुका है, K, L, M और N, ठीक है, उस रूप में होंगे। अब देखिए होगा कैसे, तो मैं आपको एक बार बना के दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए ये आपका कार्बन है, तो इसके सबसे पहले सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और बाहरी वाली सेल में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 4 होंगे। यहाँ पे मतलब हो तो सकते हैं 8, लेकिन इस समय 4 होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल एटॉमिक नंबर जो है 6 है, तो 4 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 6। अभी भी अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है, बाहरी कोष को अगर पूरा करना है, तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। ये सबसे मैक्सिमम है, ये सबसे मैक्सिमम है। क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, मान लीजिए कार्बन की बात ना करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर पे। अगर आप जैसे ही 7 पे आ जाते हो ना, तो अंदर वाले पे 2 और बाहर वाले 5 आ जाता है। तो उसके लिए अष्टक पूरा करने के लिए अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 मैक्सिमम कंडीशन होती है। यही रीजन है कि कार्बन जो होता है, ये ज्यादातर तत्वों के साथ, जरूरी नहीं कार्बन के साथ तो आबंध बनाता ही बनाता है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी आबंध बना लेता है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सबके साथ जो है फटाफट आबंध बना लेता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए, इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि कार्बन जो है ये सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है। पता है इसके कितने ज्ञात यौगिक हैं? 3 मिलियन से ज्यादा। कितना? सब 3 मिलियन। मजाक कर रहे हैं आप? सही बता रहे हैं? हाँ भाई सही है, सुनते जाइए, ठीक है। कह रहा है सभी जीव संरचनाएं, जितने भी आप जीव संरचनाएं देख रहे हैं, चाहे आप हमें देख लो, चाहे आप किसी भी जीव जंतु को देख लो, ये सभी जीव जंतुओं में क्या होता है? कार्बन के ही रूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी जीव संरचनाएं कार्बन पर ही आधारित होती हैं। कह रहा है भूपर्पटी में अगर हम खनिजों की बात कर लें, चाहे वो कार्बोनेट की बात कर लें, चाहे वो हाइड्रोजन की बात कर लें, चाहे वो जो है कोयला पेट्रोलियम की बात कर लें, ये सब में कार्बन होता है।
ये सब में अरे आप मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कुछ भी बात कर लो, ठीक है, ये सब में कार्बन होता है। तो ज्यादातर एलिमेंट्स में आपको कार्बन देखने के लिए मिल जाएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूं भाई 3 मिलियन से ज्यादा चीजों में कार्बन देखा जा चुका है। कह रहा है कि इसमें तो देखा जाए तो केवल मतलब ये जो अंदर वाले पार्ट है, भू प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए तो 0.2% कार्बन है। और अगर आप वायुमंडल में भी देख लेंगे ना तो वहां भी आपको कार्बन मिल जाएगा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन ही तो विद्यमान है, ठीक है। तो 0.03%, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कार्बन के आबंध, आबंध क्या होते हैं? आबंध यानी आबंधन। कार्बन के आबंधन क्या होते हैं? वही जुड़ने की प्रक्रिया मेरे भाई, ठीक है। देखिए दे रहा है, कह रहा है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सभी को पता है। अरे इलेक्ट्रॉन क्यों 6 होते हैं? क्योंकि अंदर प्रोटॉन भी तो 6 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी तो 6 होता है, पढ़ाया जा चुका है। छोटे छोटे बच्चों वाला बात बोल रहा है। कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 और 4 होगा, ठीक है। कह रहा है कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4, ठीक है। यानी बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कह रहा है जिसके वह सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी यानी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में था क्या दोस्तों? अरे यार शेयर कर लेना, साझा करना, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, यही तो था सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख रहा ध्यान रहे, सहसंयोजी बंध वाले अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है, बड़ा मजबूत बंध होता है, क्योंकि साझेदारी होती है ना, तो इसलिए। परंतु इनका अंतरा आणुक बल जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। फलस्वरूप इन यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है, लेकिन ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? इसके जो यौगिक होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। तभी तो ग्रेफाइट को कुचालक कहा जाता है, विद्युत का कुचालक माना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कह रहा है प्रकृति में कार्बन के अनेक भौतिक गुणों के साथ साथ कार्बन के विविध रूप देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, ये सभी इसके उदाहरण है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हीरा के बारे में, डायमंड के बारे में। मोटी मोटा कितनी बातें आपको याद रखनी है हीरा के बारे में, तो सुनिए। लिख रहा है हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जुड़ा होता है। 4 को चाहिए और 4 ही के साथ जुड़ा होता है, तो मजबूत होता है। इस तरह से हीरे के अंदर एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना, त्रिआयामी मतलब समझते हैं ना? अरे कैसे बताऊं, त्रिआयामी आप पोस्टर भी देखते होंगे, पोस्टर तो नहीं कर सकते। हॉलमार्क देखा है? नहीं, हॉलमार्क नहीं, होलोग्राम देखा? होलोग्राम आप देखिए, किसी किताब के ऊपर होलोग्राम चिपका होता है, वो एक्चुअली में 3D इमेज होते हैं, तो वही होता है त्रिआयामी टाइप का। तो कह रहा है कि त्रिआयामी संरचना बनी होती है। कह रहा है विशेष त्रिआयामी संरचना होने के कारण हीरा अत्यंत कठोर होता है। अब तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर किसको माना जाता है? हीरे को माना जाता है, ठीक है। कह रहा है इसका उपयोग चट्टानों को बेधने में किया जाता है, शीशे को काटने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा हीरा रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, किंतु इसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है। कह रहा हीरे में जो चमक होता है वो चमक किस कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक पाई जाती है। भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इतनी बात अगर आप हीरे के बारे में याद रखते हैं तो एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत आपसे होने वाला नहीं परीक्षा में। दूसरा पॉइंट है ग्रेफाइट, जल्दी से याद कर लीजिए जितना बताऊंगा। कह रहा ग्रेफाइट रासायनिक रूप से हीरे के समान ही होता है, ठीक है, परंतु यह कार्बन का शुद्धतम रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट और हीरे की आणविक संरचना बिल्कुल अलग अलग होती है। वहां पर त्रिआयामी थी संरचना, यहां पर भौतिक गुण भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसमें चमक होती है तो काला होता है, इतना अंतर है। एक तरफ बहुत चमकदार, हीरा क्या बहुत चमकदार, और ये क्या है? ग्रेफाइट काला। कह रहा है कि ग्रेफाइट ताप का अच्छा चालक और विद्युत का सुचालक भी है। वहीं पर हमने क्या देखा? एक सेकंड, ठीक है। तो याद रखिए, एक मिनट, ठीक है। ताप का अच्छा चालक, किंतु इसको एक बार देखिएगा। कह रहा है इसका प्रयोग शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, पेंसिल की जो लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में आया है कि पेंसिल की जो लेड होती है ये किसकी बनी होती है? बीच वाला जो आता है ना, काला काला होता है, वो जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। कह रहा परमाणु रिएक्टर में भी मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भारी जल का भी करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम सुना होगा, ठीक है, और इसको भी याद रखेगा। कह रहा ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। ताप का, जब विद्युत का है तो ताप का भी होता है। कह रहा ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में या पेंसिल के नोक में किया जाता है। ये तो रहा ग्रेफाइट के बारे में। दूसरा है फुलेरीन, ठीक है। फुलेरीन के बारे में क्या जानते हैं? ये भी कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है। कह रहा इसमें C32, C50, C60, C20, C70, C84, 20 भी है, ठीक है। ये सभी
सभी आते हैं, अणुभार वाले अपरूप आते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग अणुभार है, ठीक है, एक ही टाइप के होते हैं, याद रखेगा। करा इसमें से C60 की संरचना सबसे ज्यादा अस्थाई मानी जाती है, जिसे बकमिंस्टर फुलेरीन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो रेड से है इसको आप याद रखेगा। कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन जब बनता है तो आप पढ़ते हो ना भाई ये किताब से बाहर से आया, तो किताब का बाहर वाला प्रश्न है, ठीक है। आगे कह रहा है कार्बन 60 का अत्यधिक क्रियाशील रूप होता है, जबकि हमने देखा हीरा बिल्कुल क्रियाशील नहीं होता है। कह रहा है C60 की अभिक्रियाशीलता मुख्यतः C की असमतलता के कारण होती, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फुलेरीन कार्बन का तीसरा क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है, जिसमें अलग अलग अणुओं के अणुभारों के बारे में दिया गया है। तो फुलेरीन के बारे में इतना ही जानिए, ज्यादा मत जानिए। आगे देखिए, कह रहा है कार्बन के कुछ विशेष गुण भी होते हैं, उस विशेष गुण के बारे में एक बार थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 6-7 गुण हैं, उनके बारे में जान लीजिए। कह रहा है कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है, पहले ही बता चुका, 3 मिलियन से ज्यादा। कह रहा वर्तमान में ज्ञात यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है, ठीक है, या इससे ज्यादा है। कह रहा इतनी बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता के कारण जो है वो निम्नलिखित कारण है। भाई किस वजह से इतना ज्यादा इसकी यौगिक है, भाई कोई वजह होगा ना, तो वजह दे रहा है। कह रहा कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं या अन्य के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय जो है क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो बंध होता है वो बंध को श्रृंखलन कहा जाता है, और बंध कौन सा बनता है, सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कह रहा कार्बन परमाणु आपस में एक बंध के द्वारा भी बंधे होते हैं, द्विबंध के द्वारा भी बंधे होते हैं, और त्रिक बंध के द्वारा भी बंधे होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। कह रहा कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण इसमें अन्य परमाणुओं और किसी कार्बन के कोई अन्य परमाणु या किसी अन्य तत्वों की बात कर ले, उन सभी से जुड़ने की एक क्षमता पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों आप देखते हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाता है जाकर के, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ता है, ठीक है, तो सभी के साथ जुड़ता है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब कुछ कार्बन के विशेष यौगिक हैं उसके बारे में बताता हूं। देखिए हैं तो बहुत सारे, सब नहीं बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम केवल उसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मीथेन का, CH4, ठीक है, तो मीथेन का नाम सुना होगा। चलिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है। प्राकृतिक गैस, गोबर गैस इत्यादि का मुख्य अवयव भी क्या होता है, मुख्य एलिमेंट उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। अरे भाई बायोगैस का जो प्लांट होता है जिसमें सड़े गले अपशिष्ट डाल करके आप खाद बनाते हो, कंपोस्ट खाद, उसमें से क्या निकलता है, CH4 ही तो होता है, मीथेन ही तो होता है। इसके अलावा दीमक की बाम्बी से, धान के खेत से, कोयले की जो है खान से, और जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके जुगाली द्वारा, इन सब से भी मीथेन निकलता है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट, कोयले की खानों में मीथेन वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट पैदा करता है। दोस्तों जहां कोयले की खान होती है ऑटोमेटिक विस्फोट होता है, धड़ाम धड़ाम, बिना बम के। कैसे, क्योंकि कोयले से जो मीथेन निकलता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, ब्लास्ट करता है, ठीक है, तो विस्फोटक होता है, इसको भी याद रखेगा। अतः मीथेन को फायर डैम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फायर डैम, बिना मतलब जलाए वाला भी बम ब्लास्ट होता है, ठीक है। लिख रहा है, कह रहा मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो कई मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी उत्पन्न होती है, जैसे धान का खेत या पशुपालन में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला एक और पॉइंट है दोस्तों, ल्यूसाइट। क्या नाम है, ल्यूसाइट। कह रहा ल्यूसाइट रंगहीन गंधहीन एक तैलीय द्रव है जिसमें ना ही कोई रंग होता है ना ही कोई गंध होता है, रंगहीन गंधहीन है। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले किया गया रासायनिक हथियार, आपने केमिकल वेपन का नाम सुना होगा। अरे यार वही वेपन जो छोड़े जाते हैं तो पता चलता है व्यक्ति क्या रातों रात वायुमंडल में गैस फैल गया और जहरीले गैस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है। केमिकल वेपन, या आपके शरीर पर जैसे लगा फफोले पड़ गए, आपको कोई रोग हो गया, ठीक है, तो ये केमिकल वेपन तैयार किया गया था ल्यूसाइड से, ठीक है, ये भी कार्बन से ही संबंधित है। कह रहा यह त्वचा और आंखों पर फफोले उत्पन्न कर देता है जिससे व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है, फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का नाम सुना होगा, फ्रीज वगैरह से निकलता है, AC वगैरह से निकलता है, CFC गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। कह रहा CFC को फ्रियान भी कहते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, फ्रिज में पाइप में जो ठंडा करता है ना उसमें होता है इसका। कह रहा यह भी एक हरित कार्बनिक यौगिक है तथा ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है। कह रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा इस गैस के उपयोग को सीमित करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय समझौता भी है और हमारा देश भारत भी इस समझौते का एक जो है
सहभागी देश है। आगे लिख रहा है मस्टर्ड गैस, इसका इस्तेमाल भी विश्व युद्ध में ही होता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था। लिख रहा है मस्टर्ड गैस सामान्य ताप और रंगहीन एवं गाढ़ा द्रव है। चूंकि इसकी गंध सरसों जैसी होती है इसलिए इसे मस्टर्ड का नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन खासियत मस्टर्ड जैसी नहीं होती, क्योंकि सरसों का तेल तो कहा जाता है छोटे छोटे नवजात बच्चों को भी लगाया जाना चाहिए, उनके सर पे हाथ पैर में। आप देखते होंगे सरसों के तेल से मालिश होती है, ठीक है, ताकि उनका शरीर मजबूत हो जाए। लेकिन मस्टर्ड गैस बहुत खतरनाक होता है। लिख रहा है यह अत्यंत जहरीली गैस है जो त्वचा पर फफोले डाल देता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने किया था, हिटलर ने किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्रिटेन के विरुद्ध किया था, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो केमिकल वेपन वाला था ल्यूसेन, तो उसको भी याद रखिएगा, उसको सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। चलिए अश्रु गैस की बात करते हैं। हालांकि प्रथम वाले मत याद करेगा, हिटलर द्वितीय वाले में आया था, जर्मनी का नाम आया इसलिए बता दिया। इतना नहीं जानते, जाने के जानिए। तीसरा दे रहा है दोस्तों अश्रु गैस। अश्रु गैस के बारे में देखिए, करा यह एक अविषैली गैस है, विषैली नहीं है, अविषैली है। इसलिए भीड़ को हटाने के लिए, ठीक है, जब कहीं वायलेंस बहुत ज्यादा होता है, पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उस वायलेंस को हटाने के लिए जो है पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, हमारे फोर्सेस के द्वारा अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यह जहरीली नहीं होती है, केवल भीड़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो आंखों और नासिक आदि में जलन पैदा करता है और लोग वहां से भाग जाते हैं। वर्तमान में इसका प्रयोग पुलिस बलों द्वारा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। अश्रु गैस का भी प्रथम प्रयोग प्रथम विश्व के दौरान ही हुआ था। अश्रु गैस के रूप में दो हैं, यहां पर देखिए, एक सीएन गैस दे रहा है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा, और दूसरा भी दे रहा है, ठीक है, दूसरा भी सीएन है, तो दोनों का अलग अलग क्वालिटी है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, उतना ज्यादा नहीं आएगा। आगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको याद रखेंगे। करा क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन वाष्पशील और गाढ़ा द्रव है जिसको सूंघने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अरे यार आपने देखा होगा रुमाल में लगा के, ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। निश्चेतक, निश्चेतक माने क्या होता है, आपकी चेतना में नहीं हो, आप अपने में नहीं हो, ठीक है, बेहोश हो गए, लगाए नहीं कि गए तुरंत, ठीक है। कह रहा है क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले सामान्य निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल वैसे डॉक्टर अपने लिए करते हैं। मान लीजिए कि आपका कहीं ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे में आपको दर्द न हो या ऑपरेशन करते समय आपको दर्द का एहसास न हो, इसलिए आपके अंगों को शून्य किया जाता है, निश्चेत किया जाता है, तो उसमें भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन क्रिया, ठीक है। करा क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, ठीक है, और अंधेरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रखा जाता है, क्रिया करता है, इसका एक मेन रीजन है। आगे दे रहा है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, इसको आरडीएक्स का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरडीएक्स बोलते हैं। लिख रहा है कि आरडीएक्स अति विस्फोटक ठोस है। आपने देखा होगा आरडीएक्स का इस्तेमाल पुलों वगैरह के उड़ाने में काम किया जाता है, या फिर बहुत मतलब जो बहुत तोड़ना जिसको मुश्किल है उसको तोड़ने के लिए आरडीएक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके इसका इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जाता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जिसका आणविक सूत्र क्या है, C3H6N6O6, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कह रहा है इसका रासायनिक नाम क्या है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइमीन, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा नाम है, इसको भी आप याद रखने की कोशिश करेगा। मुझे तो नहीं याद होता, ठीक है, आपको आपके लिए जरूरी है इसलिए आप इसको याद रखेगा। नहीं होता इसलिए बता देता हूं यार, इसमें छिपाने वाली क्या बात है, नहीं होता तो नहीं होता। मैंने काफी सोचा इसको, तो अभी साइक्लो आप ऐसे करके मैं मतलब समझ जाता हूं, क्योंकि परीक्षा में नियर बाई देता है, ठीक है, तो साइक्लो याद रख सकते हैं कि कोई साइको ही होगा जो आरडीएक्स का इस्तेमाल करता होगा, ऐसे करके बना लो, ठीक है। तो इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, तो मना कर रहा है, ट्राई 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 मना कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके समझ लो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे तो 4 ऑप्शन चाहिए, बट आप याद कर लो, ठीक है। कह रहा है इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे एक नाम दे रहा है साइक्लोनाइट, ये भी अच्छा नाम है, और हेक्सोजेन या T4 बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में, इसको ध्यान रखेगा। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल किया गया था। एक है दोस्तों फार्मिक एसिड, आपने सुना होगा चींटियां जब चलती तो अपने पीछे फार्मिक एसिड छोड़ती, जिससे पीछे वाली चींटी को पता चलता रहता है कि भाई हमको किस दिशा में जाना है। कह रहा फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड है। कह रहा है कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। लाल चींटियां या फिर बिच्छू या फिर मधुमक्खी जो होता है उनके डंक में यह फार्मिक एसिड होता है, और यही आपको चढ़ता भी है, ठीक है। तो जब लाल चींटियां कभी काट लेती हैं या फिर मधुमक्खी या फिर बिच्छू, तो वो चढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, फार्मिक एसिड ही होता है। कह रहा फार्मिक अम्ल का उपयोग चमड़ा शोधन या रबर उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। अगला है एसिटिक एसिड, सिरके में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा फेमस है, ठीक है। कह रहा सिरके में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव एसिटिक एसिड है। कह रहा
एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जली विलयन होता है। इसका प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि बनाने में किया जाता है विलायक के रूप में। ठीक है, आगे लिख रहा है लैक्टिक एसिड, इसका इस्तेमाल कहां होता है? दूध में। ठीक है, तो अगर लैक्टिक याद रखें दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को लैक्टिबैसिलस जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल करके दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। दूध से जब दही बनता है तो लैक्टिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, तो याद रखेगा। एस्पिरिन का नाम सुना होगा, तो दर्द निवारक एक दवा का नाम है। करा एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है। ये सभी कार्बन के यौगिक हैं। ठीक है, तभी तो मैंने कहा यार 3 मिलियन है। ठीक है, बहुत कुछ है। तो लिख रहा है जिसको प्राकृतिक रूप से विलो पेड़ होता है। ठीक है, विलो पेड़ की छालों से बनाया जाता है। विलो पेड़ से आई थिंक दोस्तों क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलने वाला बल्ला जो होता है वो भी बनता है, या क्रिकेट की स्टंप जो होती हैं वो भी आई थिंक विलो से बनता है। एक बार आप कमेंट करके बताना सही सोच रहा हूं गलत, मतलब कभी कभी पूछना भी पड़ जाता है, या तो आप भी कमेंट करके बताओ ना क्या दिक्कत है। करा एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन का प्रयोग बुखार में एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है तथा रक्त को पतला करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और बहुत जल्द आपका केमिस्ट्री जो है वो समाप्त होने वाला। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 3-4 लेक्चर और बचे पड़े। मैं तो ढूंढ के पढ़ा रहा हूं कि कोई भी ऐसा टॉपिक न बचा हो जहां पे हम लोग डिस्कस ना किए हो। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि पूरी केमिस्ट्री आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है, और नहीं भी हुई होगी तो संडे तक आपकी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो द एंड हो रहा है। काफ़ी खुशी है कि धीरे धीरे जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाने वाला था, आपको बहुत लेट देने वाला था, बट वो चीज़ें बहुत जल्दी समाप्त हो गई। और अब आगे जो है जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं जैसे इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, अब हम लोग उस पर भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए छोड़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। कल मैंने कुछ कहा था आपसे कि हर चीज़ मुझे कहना ना पड़े। ठीक है, खुद से शेयर करिए और खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि स्टडी 91 के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। आप अपना कर्तव्य निभाइए। अगर मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं तो आपका फर्ज क्या बनता है, हमारे प्रति क्या फर्ज बनता है, आपको जो लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, केवल कमेंट मत करिए। कमेंट खूब अच्छे आते हैं, कमेंट पढ़ के तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन केवल कमेंट से काम नहीं चलेगा। आप मदद करिए, हमारी खुलेआम तौर पर मदद करिए, तब मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।